और फिर ऊपर आप उसको रख रहे हैं ना, ऊपर रख रहे हैं तो फिर हवा में पानी वहाँ भरा नहीं रहता। पानी अगर भरा है तो एक तो सड़ेगा नहीं, मान लीजिए सड़ गया है धीरे धीरे, तो पोषक तत्व तो निकल जाएंगे ना भाई, पानी के साथ में वो घुल कर निकल जाएंगे ना, ये बात है ना। ऐसे ही चलते और रहा। पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते थे? तो हम ऐसे ही फसल लेते लिए शुरुआत में कि जिस पर कीड़े आएंगे ही नहीं। मूंगफली पे नहीं आते थे? ना, आएंगे थोड़ा बहुत आए तो वो निकल जाए। अच्छा। हम इसीलिए हमने कपास नहीं लिया शुरू में मिर्ची नहीं ली। अच्छा। जिस पर आ रहे उसको नहीं लेना है। जवार में भी कोई ज़्यादा नहीं आता था, धान में अच्छा। भी नहीं आता था। अच्छा। तो धान, जवार, मूंगफली, और उस समय थोड़ा नया नया सोयाबीन आता था, तो वो 2-4 साल, 4 से 6 साल करके देखा। फिर बाद में उससे हम सोचा कि जो जब ज़मीन बिगाड़ रहा है तो उसको हमने छोड़ दिया। वैसी फसलें लेंगे ना भाई अपना। और फिर सब्जियों भी वैसे ही है। कॉलोनीम वगैरह के तो नींबू वगैरह के बीज हमने निकाल कर बचा कर रखे, लेकिन 2-3 साल उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। एक बार माहौल बन गया तो फिर हो जाता है। आपके अनुभव से मुझे क्लियर थोड़ा सा और समझना है और डिटेल में कि ये हाइब्रिड बीज क्यों इतना फैल रहा है। देसी बीज, हाइब्रिड बीज लोग अभी भी इसको ज़्यादा यूज करते हैं, ना, तो ये हाइब्रिड फैल नहीं रहा है, फैल रहा है वो बहुत कुछ। कम हो रहा है। हाँ, लेकिन धान के क्षेत्र में जो है ना भाई, देखिए कि आप यदि, जैसे कि सुभाष शर्मा जी ने आज बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि भैया समझ लो भैया, आप अगर मिट्टी बर्बाद कर रहे हो तो क्या होगा। आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि मिट्टी को बचाना है। मिट्टी को बचाना है मतलब क्या बचाना है, कैसे करना है। तो आपके खेत में जो भी फसल के अवशेष है कुछ भी नहीं चलाएंगे, अपने आप हो जाता है सब। तो वो महत्व की बात है। वो आप करेंगे तो सब हो जाएगा। कीड़ों का प्रकोप भी कम होता है, फिर पंछी भी आते हैं आपके खेत में। आपको रखने ही है आपको पेड़। जैसे कि आपने अगस्ती का पौधा लगाया, तो अगस्ती के खेत पेड़ में, हमारे खेत में नीलकंठ आया, तो वो उसके फूल खाने के निमित्त से वो आया ना भाई। आपने उसको निमंत्रित किया है। और फिर वो उसको जब कीड़ा दिख रहा है तो पहले वो कीड़ा ही खाएगा, पहले आपके दाने नहीं खाएगा वो। तो इतना सारा कीड़ा था चना में। अरे 4-6 दिन के बाद में मैंने देखा, अब मैं सोच रहा था कि अरे करोनीम का इस पर कुछ छिड़काव करूँ, तो 2-3 दिन नहीं कर सका। फिर बाद में देखा तो नीलकंठ इतने ज़्यादा आए, तो उन्होंने तो करीब करीब 95% तो ख़त्म ही कर दिए थे। और नीलकंठ को अगस्त के फूल पसंद थे। ना ना, एक उदाहरण है, इस साल नीलकंठ आए तो हमारे अगले साल तरफ भी नीलकंठ आते हैं, आया, लेकिन ऐसा वो थोड़ी है। पंछी, ज़्यादा सभी प्रकार के पंछी आते हैं ना उसमें। सभी प्रकार के आते हैं। सभी प्रकार का, तोता भी तो बहुत आता है ना। तो मूल कैसे है कि बीच बीच में बड़े पेड़, छोटे पेड़, जो भी पेड़, और कैसा है कि पंछी के लिए बहुत, मतलब 100 फीट 200 फीट के आगे के दूर से तो पंछी को कोई कीड़ा दिखने वाला नहीं है। तो 15-20 फीट के फासले पर अगर आप छोटे छोटे ऐसे, जैसे आपने मूंग में आपने मक्का डाल दिए, तो मक्की पर बैठेगा ना भाई वो। हाँ, तो ये जो पंछी के लिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, 10-15। तो फसल चक्र उस तरह से होना आपका। तो आपने अरहर में भी बीच में, अरहर में जवार, बाजरा, या तो मकई डाल दी थोड़ी। 15-20 फीट पर एक आधा अगर पौधा उगता है, या तो फिर टहनियाँ काट दो, बाँस बांध दो, तो पंछी बैठेंगे। अच्छा, ऐसे मतलब हमारे तरफ बिहार में तो थोड़ा हाइब्रिड बीज का ज़्यादा ये है, प्रभाव है, इसलिए मैं ऐसे तो। लेकिन अगर आप मतलब इन दोनों की तुलना करें तो किसानों के लिए एक साधारण भाषा में क्या क्या कारण बताएंगे, क्या अंतर है? एक तो हम लोग समझते हैं चीज़ों को कि वो वातावरण के अनुकूल है, लेकिन किसानों को जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो प्रोडक्शन। तो सब जगह ज़्यादातर यही बात करते हैं कि इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है। आपके अनुभव के अनुसार इन दोनों के अंतर अगर आप किसानों को नहीं, चक्कर वही है ना। हाँ, प्रोडक्शन और प्रॉफिट। हाँ, आपको क्या चाहिए? आपको प्रॉफिट चाहिए या प्रोडक्शन चाहिए? आपको क्या सोचना चाहिए? किसान एक तो हिसाब नहीं रखता है, अगर वो हिसाब रखेगा तो उसके ध्यान में आएगा। हमने कपास वाले किसानों का अध्ययन किया। बीटी कपास आने के बाद में 2005-06 की बात है। तो एक गांव में गए, देखा कि एक किसान ने दोनों प्रकार की फसलें बोई थी। उस समय ना वो तो पूरा केमिकल वाले ही थे। अच्छा, जैविक की बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। तो एक किसान ने पुराना जो उसकी प्रजाति उस समय, जो बीज बाजार से खरीदा था, लेकिन पुरानी प्रजाति, 2 बीटी नहीं थी, वो भी लगाया।
और फिर जो बाज़ार में घर नया के बीज लगाया वो बीटी पे लगा, तो बीटी हाइब्रिड में उसको 7 क्विंटल एकड़ में मिला है। 1 एकड़ में 7 क्विंटल। हाँ, और इधर उसने जो देशी बीज पुराना बीज उसके पास में था, या तो उसने बाज़ार से ख़रीदा होगा, जो नॉन बीटी था, नॉन हाइब्रिड था, नॉन बीटी नॉन हाइब्रिड है, वो सिर्फ उसको 2.5 क्विंटल मिला था। लेकिन उसने ख़ास बात करी, मुझे मुनाफा 2.5 क्विंटल में हुआ है, 7 क्विंटल में नहीं हुआ है। तो उसकी लागत खर्च भी तो ज़्यादा थी ना हाँ, भाई। हाँ। और दाम उसमें, अब कपास का 450 ग्राम का एक पैकेट है, तो उसकी कीमत आप 2,000 रुपये ले रहे हैं किसान से। देखिए, और 2,000 रुपये ले रहे, मतलब कितना हुआ? और 2 या 3 पैकेट लगते तो 1 एकड़ में आपको 5 या 6,000 रुपये तो बीज लगे। बीज लग गए। और फिर बीच में इनके जो वादे थे, वो वादे के हिसाब से वो नहीं हुआ है। जब कीड़ों का प्रकोप आता है तो आप कर्जा उठाएंगे, लेकिन आप छिड़काव करेंगे। ऐसे प्लानिंग थोड़ी होता है कि शुरू से को आपके दो छिड़काव में हो जाएगा, 3 छिड़काव में हो जाएगा। अगर आपको कीड़े दिख रहे हैं तो आप चलते जा रहे हैं। तो एक प्रकार से वो जुआ है ना भाई, आप जुआ खेल रहे हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। 2 बार छिड़काव करेंगे, तीसरी बार नहीं करेंगे तो ठीक है, आप नहीं करेंगे, हमारे पास में पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप दाव लगा रहे हैं जब ना, तक फसल तैयार नहीं होती आप दाव लगा रहे हैं, और आपके पास में कोई भरोसा नहीं है, तो फिर आपका बजट उसमें से गड़बड़ा जाता है, तो आप जुआ खेल रहे हैं। एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट में भी ये बिल्कुल साफ है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू भी अगर देखा जाए, वो तो छोड़ दीजिएगा। हाँ, वो तो किसान उस तरह से सोचेगा भी नहीं, लेकिन उसको सिर्फ हमको इतना ही करना है कि भैया हिसाब रखो। और बिहार की बात थोड़ी अलग ऐसी है कि बिहार के में तो सबसे बड़ा महत्व का सौदा है कि वहाँ जो कृषि उपज मंडी है ही नहीं ना वहाँ। सरकार का तो कोई वहाँ मतलब गारंटी वाली बात नहीं है। गारंटी नहीं है ना, अगर सरकार अगर गारंटी देती है कि फलाने दाम से नीचे अगर कोई आता है तो हम खरीदेंगे, तो वो मार्केट लेवल बना रहेगा ना। अभी तो बिहार से चावल खरीदते हैं और पंजाब में भी बेचते हैं ना। ये जो हालत है ना आज की, तो और लोग क्यों भाग रहे हैं पंजाब में घास काटने, गेहूँ या तो धान कटाई के समय, तो वो कारण है ना, उसको दाम नहीं मिल रहे। बिहार की भूमि इतनी उर्वरक है, वो बिहार की बिल्कुल है, गंगा के पास तो बहुत ज़्यादा है। इतने होते हुए भी वहाँ एक तो सामंतवादी मनोवृत्ति है, और दूसरी ये सरकार की नीति है। और सरकार का तो इतना ढीला ढाला कारोबार है कि वहाँ लैंड रिकॉर्ड तो कोई है ही नहीं, और वो बाढ़ आती है तो फिर सारा आपको सीमा कोई रहती नहीं है। तो अगर आपको सीमा को बचाना है भैया, बाढ़ आ गया और आपका खेत कौन सा खेत कहाँ था आपको पता ही नहीं चलता, तो उसके लिए तो आपको पेड़ मदद करेंगे ना भाई। अगर आपके पेड़ लगा रहे हैं आप, तो आपकी सीमाएं तो आपको समझ में आएगी। सीमा भी और सॉइल को भी बचाता है। बिल्कुल, वो सब कुछ होगा। तो और बिहार की भूमि कितनी अच्छी भूमि है, तो वहाँ आम तो इतना बढ़िया हो सकता है ना भाई। जो भी है आम है, आम के अलावा फिर फलों की खेती आप करेंगे, अनानास वगैरह वहाँ होता है। अमरूद भी तो होगा ना भैया। अमरूद कटहल नारियल होता है, मालूम नहीं मुझे। बिहार में नहीं होता है नारियल। वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है गर्मी में? गर्मी में देखिए अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। जैसे गया में ज़्यादा है, और कुछ जो बंगाल के साइड है वहाँ पे कम रहता है, लेकिन तो मैक्सिमम 40 से ऊपर भी जाता है। लेकिन बंगाल के किनारे पर जो भी है वहाँ तो नारियल वगैरह आप ज़रूर कर सकते हैं। कटहल तो कहीं भी हो जाएगा। सुपारी उगाते हैं लोग। कटहल, हाँ बिल्कुल, कटहल तो कहीं भी हो जाएगा। कटहल ज़रूर होगा, उस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, देखिए देसी बीज के कहाँ मैं भूल गया था, सवाल अचानक आता फिर भूल जाता हूँ। देसी बीज और हाइब्रिड बीज में एक और अंतर मुझे जैसा समझ में आया, आपका भी अनुभव जैसा होगा कि देसी बीज में वाटर का जो ज़रूरत है इरिगेशन का, वो हाइब्रिड बीज से, वो तो देखिए ये हाइब्रिड बीज है आपका, तो उसके लिए आपको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो बात साफ है ना भाई, वो एक चक्र है ना। तो ये वाटर कंजर्वेशन, वाटर के लिए जो क्राइसिस है, इससे भी जुड़ा हुआ है। मैं यही बात लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप हाइब्रिड बीज ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो आप पानी को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। पानी का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कई जगह पे पानी की इतनी क्राइसिस हो चुकी है। बिल्कुल। तो इसका ये भी कारण है, और धान पे ज़्यादा आश्रित हैं। नहीं, दूसरी बात इसमें ऐसी है कि आप खेती में जो ट्रैक्टर ला रहे हैं, मशीनीकरण जो हो रहा है खेती का, ये सबसे बड़ा खतरनाक मामला है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
मशीनीकरण का विरोध हमको करना ही है, क्योंकि उससे ज़मीन बहुत दबती है और ज़मीन की जो सच्चिद्रता है ख़त्म हो जाती है। आपके खेत में बारिश शुरू होने के 1 महीने बाद में आप जहाँ कहीं भी खोदेंगे, 4 इंच भी, 4 उंगल भी अगर खोदेंगे तो आपको 1-2 कीचड़ तो मिलने ही चाहिए। नैसर्गिक प्राकृतिक तरीके से वो बढ़ेंगे और वो आपकी ज़मीन अच्छी ज़मीन कहेगी। तो अगर आप सचमुच जैविक कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसकी कसौटी ये है, आपके खेत में अपने आप बढ़ने वाले हैं, आपको बाहर से लाकर रखना नहीं है। तो लेकिन उसमें आपको मेड़ लगेगी ना, तो आपका क्या, धान के खेतों में तो मेड़ बची नहीं है, तो मेड़ पर वो अपने आप को ज़िंदा रखते थे ना। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको कहीं से देशी ही केंचुए तो शुरू में लाने पड़ेंगे। देसी केंचुए तो फिर ऐसे मिलेंगे नहीं, मिल जाते हैं ना इधर उधर, कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी पेड़ के जंगल नीचे, के पास मिलेंगे। जंगल के पास में मिलेंगे तो वहाँ की मिट्टी आपके खेत में छोड़ दीजिएगा, तो मिट्टी के साथ में वो आ जाएंगे। जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो उसके नीचे तो रहना ही है उसको, वो तो होता है, अपने आप होता है भाई, धीरे धीरे हो जाता है। सिर्फ सबसे पहली बात महत्व की आपको रसायन बंद करनी है। और ये तो नमक जैसा होता है ना, आप नमक डालिए ना इस पर, केचुए पर, तो बेचारा मर जाएगा तुरंत। एक के दो, एक तो सिर्फ एक कण भी अगर डालेंगे ना तो ऐसा हिलेगा हिलेगा बेचारा, और उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे ना। तो वो जो है वो तो उनके लिए तो बहुत ही खतरा है ना रसायन का। रसायन वाले खेत में तो आपका केचुआ बिल्कुल कहीं मिलेगा ही नहीं। तो आपको अपने खेत को वापस मतलब एक तरह से रीजनरेटिव फार्मिंग करने के लिए कितना समय लगा था लगभग? कार्बन देख, मुझे जो समय लगा धीरे धीरे हुआ, ओके। 2 साल 3 साल। तो आप टेस्टिंग करते थे सॉइल का? बिल्कुल कभी नहीं किया, नहीं करूँगा अभी। अच्छा। करूँगा मैंने। लेकिन देखिए, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से सब करवाया, लेकिन उसके बाद में आपने कोई उपचार ही नहीं किए तो क्या फ़ायदा। हमारी सरकार आज बात क्या करती है, सॉइल हेल्थ कार्ड वाला का कार्यक्रम चलेगा 2014 में, मोदी आने के बाद में। इंटरनेशनल सॉइल ईयर था वो 2014 में। 14 में। तो अभी नेट पर भी आप देख लेंगे ना, इंटरनेशनल सॉइल ईयर। अच्छा। तो इंटरनेशनल सॉइल ईयर था, तो इसलिए आपने किया सॉइल हेल्थ कार्ड। और उसमें आप क्या लिख रहे हैं, आप उसमें ईमानदारी का तो अभाव तो है ही, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम करना है, बढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या सुझाव दे रहे हैं? क्या बायोमास मैनेजमेंट आपने सुझाव है कभी? बायोमास कुछ नहीं, वो सब कभी पूरा ख़त्म नहीं करते। हमारे एक वैज्ञानिक, हमारे एक लेक्चरर था, बहुत ही ईमानदार आदमी था, उसने कीटक शास्त्र का क्लास लेते समय एक पहले वाक्य कहा था, बर्ड्स आर दी बेस्ट इंसेक्टिसाइड्स। वही ईमानदार आदमी था। लेकिन आप जब नौकरी में जाते, सरकारी नौकरी में जाते हैं, तो आप अगर ऐसा बात करेंगे तो आपको तो भगा देंगे वो। तो उस समय उसने कहा था, और ये बात 1900 कह सकता हूँ मैं 70 की है, तो वही ईमानदार आदमी था। और फिर आपको बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन आपको बहुत सारा पढ़ना है, वो कीड़ों के बारे में पढ़ना है, पंछियों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कभी भी नहीं सिखाते, आज भी नहीं सिखाते, उनके सिलेबस में आज भी नहीं है, ये उनकी कमी है। हाँ, ये डिसिप्लिन गैप भी है। उनको लगता है उनका स्टडी अलग है। ना 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 ना, बात वैसी नहीं है। मूल बात कैसी है कि हमारे देश के कोर्स को ICAR नियंत्रण करता है, और ICAR को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो कॉरपोरेट लॉबी कर रही है। अब ये ट्रूथ अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये अनिल सदगोपाल की डॉक्यूमेंट्री है, वो आप ज़रूर सुनेंगे, यूट्यूब पर मिल जाएगी। ट्रूथ अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन अनिल हिंदी में ही है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका शीर्षक उन्होंने अंग्रेजी लिखा है, बहुत बढ़िया है। उस समय जो हमारे देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जो आया, हमारे पास में विकल्प थे, और उनका हमने केमिकल फार्मिंग स्वीकारा, क्योंकि हम ना तो उर्वरक बना रहे थे, ना हम कीटनाशी बना रहे थे, दोनों हमको उनसे खरीदने पड़े, और कर्जा बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता गया। PL 480 जो एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ में, बहुत बड़ा रैकेट है।
उसका विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ भी वीडियोस देखे हैं इसके। हाँ हाँ, तो अनिल वंदना सदगो और करण। अनिल सदगवा उस समय छात्र थे, अच्छा। और स्वामीनाथन उस समय जेनेटिक्स विषय पढ़ाते थे। अनिल सदगोपालन तो एजुकेशनिस्ट हैं। हाँ, तो वो एग्रीकल्चर में ये सब बात हाँ, की वो है। उस समय उन्होंने वो एक उस समय उनका बहुत बढ़िया अच्छा विषय था वो, अच्छा। उनके शौक का विषय था। तो वो सारे उस समय पढ़ते थे ना। तो वो IRI जो ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ वो कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था। तो वो उनका पूरा आंखों देखा अनुभव है ना भाई। ये जो चीज़ है बहुत ये सब आपको काफ़ी कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाने में हाँ प्रभावित किया। नहीं, ये तो हाँ, वन स्टॉप नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो किताब आने के पहले हमने शुरू करी थी, लेकिन हमें इन किताबों के कारण एक अलग जो अतिरिक्त जानकारी मिली, एक मतलब हमारी समझ उसमें बढ़ गई, समझ बढ़ गई ना भाई। ये कवर क्रॉप मल्चिंग की बात हमको मालूम नहीं थी, और फिर धीरे धीरे ये किताब भारत में आने के बाद में एक समूह बनता गया ना। तो और समूह के द्वारा जो कुछ आयोजन हुए, एक दूसरे के खेत में गए, समझ हुई, और एक ये थोड़ा कह सकते हैं कि एक नेशनल लेवल का ही था, लेकिन उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो दक्षिण के और मध्य भारत के थे। मध्य प्रदेश के भी कुछ लोग थे, उत्तर भारत का शायद ही कोई रहा होगा। लेकिन दक्षिण में चीज़ें बहुत जल्दी बनने लगी, और DDS वाले तो कर्नाटक से ही थे ना, आंध्र प्रदेश के। उस समय का तेलंगाना में आज का अपना तेलंगाना, उस समय का आंध्र प्रदेश था। और फिर यहाँ कर्नाटक में भी बहुत अच्छे हुआ, तमिलनाडु में जो नाम भी मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने तो उसको पूरा समर्पित कर दिया था। वो थोड़ा मिला जुला था उनका तकनीक, गहरी जुताई वगैरह नहीं थी, लेकिन हाथ से डबल डिगिंग वाली बात थी उनकी। कौन? मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो इसका वो प्रोसेस तभी गुजर गए बेचारे। डबल डिगिंग। हाँ, मतलब थोड़ा ज़मीन भुरभुरी बना लो, भुरभुरी बनाना है। लेकिन वो आपके बिहार में उसका ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि ज़मीन भी आपकी काफ़ी गहरी है ना। तो सब जगह वैसा आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। तो आप अनुभव करते हैं, तो अनुभव के साथ में और चीज़ें आ जाती है ना। सबसे पहले तो आप अपना काम शुरू कर दीजिए, आप अपने अनुभव से सीखिएगा, अपने खेत के फिर आपको उसमें जो मूल बहुत बातें हैं ना, तो मूल तत्व जो है आपको समझ में आ गया, तो आप अपना खुद निर्णय खुद करेंगे। करते करते ये चीज़ें आती है, बिल्कुल करते करते आती है, और फिर आप अपनी गलती से सीखते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार काम करेंगे, दिक्कतें आएगी उसमें से रास्ता निकालेंगे, और एक गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। बार बार वही गलती दोहराई जाए तो फिर तो आप फंस गए। वो तो उस तरह से होता है। तो आप 1987 से मतलब लगभग इसके तरफ खेती में? ना 84 85 से। तो लेकिन अब वो तो 1987 के करीब वो किताब हमारे हाथ में आई, वंशराज रोड से उस समय हाथ में आई। तो उस वक्त देसी बीज का क्या हाल था? और देसी बीज देखिए कि हमारा अपना बीज था, बीज मिल जाता वो हम ढूंढते थे। उस समय बीजों वाली बात नहीं थी, लेकिन हमें तो मालूम था कि भैया हमें लिए अनुकूल तो यही बीज है। तो और दूसरी महत्व की बात है, हाइब्रिड बीज हमें प्रॉब्लम भी बनाता है ना भाई। हमें प्रॉब्लम, समय तो स्वावलंबी चाहिए ना। तो स्वावलंबी के लिए हम क्या करेंगे, देसी बीज का इस्तेमाल करेंगे ना भाई। और बाहर से लेना है तो आप स्ट्रेट लाइन वैरायटी लेंगे ना, जो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कैसे कहेंगे हिंदी में, सरल बीज कहना ठीक होगा या नहीं मालूम नहीं, आप पता करें। लेकिन वो भी ट्रीटेड होते हैं ना थोड़े से। नहीं, एक बार आपने उसको लिया, ट्रीटमेंट है तो हम क्या करते हैं, उसका धो लेते हैं एक बार। धो सकते हैं, एक बार धो लिया, जितना निकलना है उतना धो, लेकिन दोबारा आपको करना ही नहीं है। एक आध बार कर दिया, लेकिन अड़ोस पड़ोस में तो बहुत सारा बीज उस वक्त मिल जाते होंगे। नहीं, देखिए कि मूंगफली तो गांव वालों की थी, सब्जी के बीज भी बहुत सारे गांव वालों के थे, सब्जियां तो थी ना उस समय, ज्वार भी किसान की अपनी थी। लेकिन कुछ चीज़ अगर लानी है विद्यापीठ से वगैरह, यूनिवर्सिटी अगर लेनी है तो वो तो सब धो धा करके ले लेते हैं आप। हाइब्रिड बीज पहली बार कब इंडिया में आया होगा आपकी याद में? और तो
करीब कह सकते हैं कि ये हमारे गांव में जो आया वो 1965-66 में आया, ऐसा मेरा अंदाज़ है। वो जवार में आया था। आपके एरिया में? हाँ, हमारे एरिया। और ये अच्छा। मैक्सिकन वैरायटी जो है, मैक्सिकन वैरायटी। हाँ, ये गेहूं की, हाँ। ये हमारे क्षेत्र में 1970 में आई है। ये वीट मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम? हाँ हाँ, उसी देखिए के सबसे कारण पहले तो तो पंजाब में आई, हाँ। पंजाब से फिर धीरे धीरे फैलती गई हाँ। और सरकारी लोग उसको फैलाते गए। तो वीट वाला जैसे डॉर्फ वैराइटीज़ है ना वीट की, वो जो आई वो बस वही मैं कर रहा हूँ ना, 1970 के बीच में, 70 के बीच में आई वो, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन आया है 70 के बीच में, 1970 के बीच में आ गए। और एक जवार तो पहले आ गए, हमारे क्षेत्र जवार का था ना, तो ये जो जवार वाले थे वो हाइब्रिड थे। देखिए ये डॉर्फ वैरायटी जो थी वो हाइब्रिड नहीं थी, लेकिन वो इम्प्रूव वैरायटी थी। तो वो दो तीन साल तक वैरायटी क्या? डॉर्फ जवार की नहीं, वीट की, गेहूं की जो जो बौनी वैरायटीज थी ना, डॉर वैरायटी। हाँ, जो हिंदी में बौनी बोलते हैं प्रजातियाँ है गेहूं की, हाँ। वो जो थी हाँ। उसका बीज आप 2-3 साल इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ। क्योंकि वो उसका इम्प्रूव वैरायटी है ना, तो वो भी 2-3 साल बाद भी उसका गुण बदल जाता है और वो अधिक उपज देने वाली बात वो धीरे धीरे घटती जाती है। उस तरह से चला। तो शुरू में आपको तो देसी बीज, तो आप शुरू से ही देसी बीज का ही उपयोग करते हैं कि नहीं? जैसे जब से शुरू में देसी बीज तो इकट्ठे करने पड़े आपको? हाँ ना, थोड़ा बहुत करना पड़ा। कुछ तो किसानों के पास में था ही, थोड़ा बहुत मतलब जैसे कि एक नई वैरायटी विद्यापीठ से मिली है मूंगफली की, तो 2 किलो ले लिए। हाँ। 2 किलो ले लिए, 2 किलो से फिर बढ़ाते गए ना भाई, बढ़ाते गए, आगे बढ़ते गए। जवार की भी कुछ वैरायटीज हमारे नाना की तरफ साथ थी, वो चला रहे थे हम। और फिर जवार वहाँ से तो हमने नहीं लिया, और एक आधा किसान कोई अगर विद्यापीठ से लाता है तो हम उसकी फसल देख करके उसके पास से ले लेते हैं। ठीक है, उसने आजमा कर देखा, उसके बाद से हमने बीज ले लिया। हम जैसे आपस में एक दूसरे के साथ समूह बना के, और उनको उसमें ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो ऐसा करते थे ना। और ये कंपोस्ट ये सब भी और ये जीवामृत ये सब घर पे बनाते थे आप? उस समय जो अमृत वगैरह वाली बात तो बहुत देरी से आई वो तो कह सकते हैं कि 95 से सुभाष शर्मा जी के खेत में हम गए 1995 से 2000 के बीच में। उस समय जो एक बार उनका दर्शन खेत में गए, हमें उसके पहले मालूम तो था कि ये गोबर से जीवामृत वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात थी कि उसको खेत में आप डालेंगे, हर पौधे के पास जाएंगे, बाल्टी लेकर डालेंगे तो कितनी मेहनत लगेगी, तो चलो ये अपने से होने वाली बात नहीं है, ऐसा हमने माना था। लेकिन वो सिंचाई के साथ में वो पानी से छोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा तो संभव है। तो संभव है, ये जब मालूम हुआ तब हम उसमें करे गए, उसके पहले नहीं गए थे। उसके पहले क्या करते थे? ना, ये गोबर का था ना, गोबर को सुखा, पशुपालन हमारे पास में, सुखाएंगे नहीं गोबर को, ऐसे कच्चा गोबर मतलब अरे बाबा, सुखाना तो एकदम गलत बात है। मतलब अंदर आप उसके कंडे थोड़ी बना रहे हैं आप उसके, नहीं अंदर कर डाल के और उसको नहीं कैसे है, कंपोस्ट, गोबर से कंपोस्ट बनाने की जो विधि है वो कैसी है कि आपने गोबर डाल दिया, आप उसको सूखने नहीं दे रहे, आप उसके ऊपर कचरा डाल, हाँ वही कचरा डाल के, कचरा डाल रहे हैं आप उसके ऊपर, तो अपने आप बन जाती है खाद। बारिश में हो जाती है। हाँ, होता है 2-3 महीने में हो जाता है वो। बारिश में वो खाद आप ऐसे गड्ढे में नहीं रखेंगे, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, सड़ जाएगा, और ना सड़ेगा नहीं, उल्टा होगा, क्योंकि उसका हवा भी चाहिए ना भाई सड़ने के लिए, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है, तो उसके लिए तो हवा भी चाहिए ना, और नमी भी चाहिए। तो